साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में कर्नाटक में चल रहा नाटक है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है, बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बड़े उठापटक के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के दौरान अपनी सरकार को जैसे तैसे चलाया। सरकार बनी, फिर बिगड़ी, फिर बनी, इस तरीके का काम रहा। लेकिन कर्नाटक के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को लेकर अब ये सवाल है, और वो सवाल ही हमारा आज का विषय है कि अपनी नाराज कैसे बचेगा ताज। संदर्भ ये है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का सिक्का चल रहा है देश में। जो देखो वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है, हर दल से आ रहा है, देश के हर कोने से आ रहा है। पर कर्नाटक में उल्टा हो रहा है। कर्नाटक में तमाम नामचीन नेता भाजपा से जा रहे हैं, कांग्रेस में आ रहे हैं। क्यों हो रहा है, इसे बूझने की कोशिश करना है। जानना यह भी है कि जिस समय पे भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह की तो छोड़िए, असहमति की भी सुखबुहाट तक के लाले पड़े हुए हैं, वहां पर लोग इतना मुखर होकर अपने फैसले ले कैसे रहे। ताजा तरीन मामला जगदीश शेट्टर का है। जगदीश शेट्टर कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। अगर उनकी हैसियत के संदर्भ में आकलन किया जाए तो इतिहास पर दृष्टि डालें तो वह कर्नाटक में विधानसभा अध्यक्ष रहे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे, और जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सरकार में बने रहने में सफल नहीं रही तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी रहे। 6 बार के विधायक रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया, और भारतीय जनता पार्टी को अलविदा ही नहीं किया बल्कि साथ ही साथ कांग्रेस का दामन भी थाम लिया। तकरीबन भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वालों की वर्तमान के विधायकों की संख्या 10 के आसपास पहुंच गई है। ये क्या बता रहा है, ये क्या जता रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। पर समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों के जनाधार वाले नेताओं को अपने यहां लेने के लिए अपनी ही शर्तों के संदर्भ में, अपनी मान्यताओं के संदर्भ में समझौता कर लेती है, वो नेताओं को जाने क्यों दे रही है। क्या वाकई ये नेता जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ खो चुके हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इनके जाने से फर्क नहीं पड़ता है? क्या इनका जाना भारतीय जनता पार्टी का रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी बेपरवाह है, या वस्तुतः किसी के बस में कुछ रहा ही नहीं है, इसलिए सब दर्शक बनकर देख रहे हैं। सवाल ये इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट के संदर्भ में फैसले लेने में हमेशा कांग्रेस से आगे रहती है, उसे कर्नाटक में फैसले लेने में कांग्रेस से कहीं ज्यादा समय लगा। अभी भी सभी सीटों के संदर्भ में फैसले ले पाने में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं रही है। तो आज हमारी पूरी बातचीत कर्नाटक के समीकरण को लेकर रहेगी, कर्नाटक में चल रहे घटनाक्रम को लेकर रहेगी। इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान मौजूद हैं जो 10 मई को होने वाली वोटिंग के सिलसिले में कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर हमसे बात करेंगे। उनसे आपका परिचय कराएं, उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि 3 महान शक्तियां दुनिया पर राज करती है, मूर्खता, भय और लालच। अल्बर्ट आइंस्टीन जाने माने वैज्ञानिक हुए, उन्होंने ये बात अनुभव के आधार पर कही थी, और जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो ये समझ पाते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन केवल वैज्ञानिक नहीं थे, वस्तुतः वो दार्शनिक भी थे। उन्होंने तमाम बातें कही हैं और वो बड़े अनुभव के साथ निकली हुई है। भय, लालच और मूर्खता, तीनों के संदर्भ में उन्होंने जो ये बात कही है काफी हद तक सही है। तो इसे अपने ध्यान में रखते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ मुकेश त्यागी है, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार विधायक, प्रवक्ता हैं, बड़े मुखर तरीके से अपनी पार्टी की बात रखते हैं। कर्नाटक के मसले पर उनके तर्कों को सुनने के लिए हम बहुत बेचैन हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं। हिमाचल के बाद कर्नाटक में संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि भाजपा को भाते हुए तो हम देखते थे, पर भाजपाइयों को कांग्रेस भा रही है ऐसा कर्नाटक में दिखाई दे रहा है। हमारे साथ वीरेंद्र पांडे जी हैं। कोई क्यों पार्टी छोड़ता है, इसके विश्लेषण करने के लिए वीरेंद्र पांडे जी हमारे साथ हैं। पूर्व भाजपाई हैं और भारतीय जनता पार्टी की जैसी मीमांसा वो करते हैं, देश में बहुत कम लोग हैं जो ऐसी मीमांसा कर पाते हैं, वह हमारे साथ है। और इन सबके बीच में हमारे साथ में राजीव मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बेंगलोर से हमारे साथ जुड़े रहे हैं। कर्नाटक के वर्तमान राजनीतिक हालात क्या हैं उनसे समझने की कोशिश हम करेंगे। आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मुकेश त्यागी से करते हैं और मुकेश त्यागी से जानना चाहते हैं क्या हो रहा है त्यागी साहब आपके साथ। गंगा गोमुख से निकलती है, गंगा सागर में जाती है। तमाम दल अपने अपने
कि लोग अपने अपने दलों से निकलते हैं, भाजपा में आ जाते हैं। ये कर्नाटक में तो कमाल हो रहा है, लोग भाजपा से निकल रहे हैं और दूसरे में जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ त्यागी साहब? हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल त्यागी जी। हेलो जी त्यागी जी, आपकी आवाज आ रही है? जी जी। हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने इस प्रचलित कार्यक्रम में मुझे बुलाया। और मैं समझता हूँ कि कर्नाटक का जो चुनाव है जी वो बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और मैं समझता हूँ और पार्टीज के लिए भी। जी क्योंकि साउथ में एक ऐसा स्टेट है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व जमा हुआ है, वहां पे हमारा विजय की पताका फैली हुई है। अफसोस इस बात का है कभी भी मेजोरिटी नहीं आई, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार हमको वहां पर पूर्ण रूप से बहुमत मिलेगा। 224 की सीट में भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी लेके आएगी। जिस प्रकार की राजनीतिक संकट इस समय कांग्रेस में छाया हुआ है वो देखने लायक है। जिस प्रकार से डी के शिव कुमार और इनके बीच में आपस में लड़ाई चल रही है वो भी देखने लायक है। मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी नहीं चाहते कि सीतारमैया जो है किसी प्रकार से चुनाव जीते। उनको 2 सीट मिली थी, लेकिन अब उनको कोलार की सीट हटा करके अब उनको पहली वाली सीट पे धकेल दिया गया है। तो ये जो गुट है ये तो सामने जाहिर है कि आप अपने मुख्यमंत्री को 2 सीट ना दे रहे हैं, आप उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो वो तो नजर आ रहा है कि भाई हम लोग जल्दी चुनाव में हमारी पूरी मेजोरिटी आएगी, और जिस तरह से कांग्रेस विभाजित है जल्दी बीजेपी की फिर से वहां पे पताका फैलेगी, और मुझे लगता है इस बार मेजोरिटी आएगी। आपको सवाल हमने भूगोल का पूछा, आपने उत्तर हमें अर्थशास्त्र का दे दिया। हमने सवाल भाजपा को लेकर पूछा, आपने कांग्रेस को लेकर बखान कर दिया। नहीं, वाकई आपके भाजपा की पास में बताऊंगा। अपने प्रश्न पत्र के उत्तर नहीं है। हमने जानना चाहा, अरे ठीक है साहब, डी के शिव कुमार और सिद्धारमैया के झगड़े पर भी हम बात करेंगे, ऐसी बेचैनी क्या है। पर अभी तो हम जगदीश शेट्टार के छोड़ने पर बात कर रहे हैं। हम अभी के एस ईश्वरप्पा के संन्यास के संदर्भ में बात कर रहे हैं। हम राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे लक्ष्मण सावदी के कांग्रेस प्रवेश पर बात कर रहे हैं। थोड़ा इसके संदर्भ में बताइए, ऐसी क्या बेचैनी? आपने हमारे सवाल को एहसान सुना कर दिया। इतने भी गए गुजरे थोड़ी हमें ठहरा दीजिए। हिमांशु जी, सुनिए मेरी बात। देखिए, जगदीश शेट्टर के जाने से ठीक है, वो एक लिंगायत कम्युनिटी के लीडर हैं, लेकिन लिंगायत कम्युनिटी में उनके प्रति बहुत रुष्ट है। जी और इस बार लिंगायत कम्युनिटी ने कहा जिसको जनसंघ में लेके आए, इनके पिताजी को जनसंघ में लेके आए, इनको 6 बार एमएलए बनाया, इनको एमपी बनाया, इनको मिनिस्टर बनाया, इनको क्या नहीं बनाया, उसके बाद अगर ये धोखा दे रहे हैं, और अमित शाह जी की बात भी हुई थी इनसे कुछ 2-4 दिन पहले, तो लिंगायत कम्युनिटी इनसे बेइंतहा नाराज है। उनको टर्नकोट की उपाधि से लिंगायत कम्युनिटी कह रही। तो मैं समझता हूं कि उनका जो प्रभाव है लिंगायत कम्युनिटी पे बहुत ही न्यूनतम रह जाएगा। बीजेपी के साथ समन्वय करते तो शायद उनका वर्चस्व बना रहता, लेकिन बीजेपी के साथ उन्होंने वर्चस्व नहीं किया। अगर आपको सीट नहीं दी, आप वैसे तो कार्यकर्ता बने रहते हैं सुबह शाम कि मैं कार्यकर्ता हूं, जैसा हाईकमांड बोलेगा मैं करूंगा, और जब आपको सीट नहीं दी तो आप मतलब छोड़ करके कांग्रेस के पास चले गए। अरे आपका तो इतना पुराना बैकग्राउंड है, आप पुराने जनसंघी हैं, आपको तमाम ओहदे और ऑनर दिए गए हैं बीजेपी के माध्यम से, और आज आपको एक जरा सी बात बुरी लगी है, सीट पे नहीं आ रहा, चुनाव में काम करिए आप। अरे तो मैं देखिए, मेरा थोड़ा सवाल है आपसे। ये आपने कहा कि इन्होंने अब भाजपा छोड़ दी इसलिए इनका कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा। 2 सवाल मेरे पास में आपके हैं। प्रभाव पहले ही खो चुके इसलिए आप उन्हें टिकट नहीं दे रहे थे, या भाजपा छोड़ दी इसलिए प्रभाव नहीं रहा? एक सवाल तो ये है। और जिनके भरोसे आप अभी भी कर्नाटक में संभावना देख रहे हैं, नाम है उनका येदुरप्पा। उनका पिछले हफ्ते कई बयान है, भाई जगदीश शेट्टार के संदर्भ में देखो, अगर जगदीश शेट्टार नहीं रहेंगे तो 20-25 सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। ये येदुरप्पा का बयान है। तो हम भरोसा किस पे करें? मुकेश त्यागी जी के बयान पे भरोसा करें या येदुरप्पा जी के बयान पे भरोसा करें? आपका कहना है कि कुछ नहीं, पर येदुरप्पा जी ने बताया कि भैया इतना बड़ा आदमी है, अगर इसने पार्टी छोड़ी तो 20-25 सीटों को प्रभावित कर जाएगा। तो समझाओ त्यागी साहब, किस पे भरोसा करने चाहिए, आप पर, येदुरप्पा पर? जमीनी सर्वे कर लीजिए, लिंगायत कम्युनिटी में बहुत रोष है, और उनको ये लग रहा है कि ये धोखा जो है किसी निर्णय ने उनको, वहां पर बीजेपी के लोग बहुत नाराज हैं, वहां के जो लिंगायत कम्युनिटी के लोग हैं वो बहुत नाराज हैं, और इनका चरित्र उजागर हो गया कि अगर टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस के उसमें चले जाएंगे। तो ये अभी आप हाल में ही पता करिए, तो येदुरप्पा जी ने कुछ दिनों पहले बयान दिया। अच्छा, एक सवाल और कर लेता हूं त्यागी जी। आप सिद्धारमैया के सम्मान के लिए बड़े चिंतित थे अभी हमारे से बातचीत में। बताओ ना, सिद्धारमैया का इन्होंने सम्मान नहीं किया, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 सीटों से लड़ा रहे थे, अब 1 सीट पे ही कर दिया।
और आपने अपने पूर्व मुख्यमंत्री का कितना सम्मान किया, एक सीट पे भी नहीं लड़ाया, तो कौन ज्यादा अपमान कर रहा है, हम समझ नहीं पा रहे। तो ये भी आप बता ही दो आज। आप येदियुरप्पा जी की बात कर रहे हैं या आप इनके कर रहे हैं? नहीं नहीं, जगदीश शेट्टार की बात कर रहा हूं भाई। आपने सिद्धारमैया को लेकर हमें बताया ना, अजय उपाध्याय जी के पास जाना है, मैं उनसे पूछूंगा भाई आप सिद्धारमैया का इतना अपमान क्यों कर रहे हैं, मुकेश त्यागी जी बड़े विचलित हैं आपके द्वारा किए जा रहे इस व्यवहार से। पर अजय जी हम उससे पूछेंगे ना यार कि आप उनसे तो पूछे नहीं कि भाई उन्होंने अपने पूर्व मुख्यमंत्री का इतना सम्मान क्यों किया कि एक सीट से भी नहीं लड़ाया। तो इस पर भी तो आप बता दो ना कि जगदीश शेट्टार को क्यों नहीं लड़ाया। सीट दी है, येदियुरप्पा के बेटे को सीट दी है। अरे भाई, और येदियुरप्पा 80 साल के हो गए हैं। मैंने जगदीश शेट्टार को लेकर सवाल किया है, आप येदियुरप्पा पे कहां पहुंच गए। आज दिक्कत ही हो रही है, मेरे सवाल कुछ हैं, उत्तर आप अपने एजेंडे से देना चाह रहे हो मुकेश त्यागी जी। आप तो ऐसे ना थे, क्या हो गया, कर्नाटक में हालात वाकई कठिन हो गए क्या। जगदीश शेट्टार के जाने से बीजेपी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैं हिमांशु जी, आप चुनाव आने वाले हैं, 13 तारीख को पता लग जाएगा। तो त्यागी जी का कहना यह है कि छोड़ो ना आप इस प्रश्न पत्र को, उत्तर पुस्तिका में अंक क्या आएंगे इस पे बात करो। मैंने क्या लिखा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, सब साइड है। तो मैं आ जाता हूं माननीय डॉक्टर अजय उपाध्याय जी के पास। अजय जी, आपसे जानना चाहता हूं, मानना यह है त्यागी जी का कि कर्नाटक में हमारा जो हो रहा है उसकी चिंता मत करो, हमारी तो लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि हर कोई हमारे यहां से चुनाव लड़ना चाहता है, इसलिए दिक्कत आ रही है। आपके यहां मामला बड़ा गड़बड़ चल रहा है, क्या कहते हैं। अब आपका तो अतीत भी ऐसा रहता है कि कोई भी जना बोल देता है, हमें यकीन भी हो जाता है हाँ भाई गड़बड़ चल रहा होगा। त्यागी जी के बातों को हमने सुना और उन्होंने जिस तरह से आंसर दिया डॉक्टर साहब आपको, ये स्पष्ट है कि त्यागी जी के पास आंसर ही नहीं है जी। और जो सरकार भ्रष्टाचार के उससे ही बनी हो, जिसकी उत्पत्ति ही भ्रष्टाचार से हुई हो, खरीद फरोख्त से हुई हो, येदियुरप्पा और रेड्डी ब्रदर्स जिसके पुरोधा रहे हों, जिनके पोस्टर बॉय रहे हों, जिनका कंपेनर रहे हों, 40% जहां कमीशन की सरकार चल रही हो, वहां कुछ अच्छे और समझदार लोग यदि भाजपा को छोड़ने की स्थिति में आ रहे हो अंतिम समय में, तो इसमें कोई आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए इनको। और सच्चाई है जिस तरह से भ्रष्टाचार की बाढ़ आई वहां, और जिस तरह कर्नाटका में मैसूर सैंडल सोप का जो घोटाला हुआ, पुलिस सब इंस्पेक्टर का घोटाला हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब स्कैम हुआ, असिस्टेंट जेई का जो जॉब स्कैम हुआ, ये सारे वहां की जनता देख रही थी, प्रतीक्षा में है और 10 तारीख को रिजल्ट दूध का। तो अजय बताइए, आपसे सवाल ये है कि ऐसी भ्रष्टाचारियों की सरकार थी, ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार में जिनकी हिस्सेदारी थी, उनमें से जगदीश शेट्टार थे, लक्ष्मण सावदी थे, आप उनके लिए कालीन क्यों बिछा दिए भाई। अगर वाकई मामला इतना खराब है, मामला इतना ही जनता के स्तर पर नाराजगी का है, तो ये नाराजगी तो इन्हीं लोगों के कारण थी ना। पर आज तो हम देख रहे थे आप बड़े बड़े गुलदस्ते के साथ में आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष तक स्वागत कर रहे थे, वेलकम वेलकम वेलकम। डॉक्टर साहब, सरकार के मुखिया कौन है? सरकार के मुखिया बोम्मई साहब हैं जी। सरकार के बाकी मंत्री संतरी इनके जो पूरे व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और जो लगातार चीजें पब्लिक डोमेन में आ रही है, सबने देखा है। जगदीश शेट्टार साहब की कोई मैं प्रशंसक नहीं हूँ, ठीक है, वो आए हैं हमारे पास, उनका स्वागत हुआ है। भाजपा उनको जिस तरह से अपमानित की है और जिस समाज और जिस तरह के वो व्यक्ति रहे हैं पुराने जी, वो लोग कुछ अच्छे लोग, ऐसा नहीं है कि सभी पार्टियों में है, और वो सच्चाई को अभी आप बोल रहे हैं मैं प्रशंसक भी नहीं हूँ, द्वंद के शिकार हो गए ना आप अपनी पार्टी के ऐसे फैसलों से। अजय जी, संकट हो जाता है, जिनके खिलाफ बोलना होता है उन्हीं के समर्थन में भी बोलने के लिए पार्टी बाध्य कर देती है। वाकई आपकी परेशानी बहुत ज्यादा है, पर फिर भी आपसे जानना ये चाहता हूं, आपके यहाँ पहले ही सिर्फ फुटबॉल के लिए बड़े बड़े नेताओं की फौज थी, इनको लाके अपनी मुसीबत और बढ़ा तो नहीं रहे। DK शिव कुमार, सिद्धारमैया, खड़गे जी, इनके तो फैसले हो नहीं पाते। अब ये जगदीश शेट्टार भी आ गए, ये सावदी भी आ गए, क्या होगा आपका। आप अतीत में देख चुके हो ना, लोगों ने ऐसी तोड़फोड़ करके आपकी बनी हुई सरकार निपटा दी थी, आगे क्या होगा आपका। डॉक्टर साहब, जो कर्नाटका की अभी राजनीतिक समीकरण है और जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसमें सभी लोग चाहते हैं कि ये जो भाजपा जो भ्रष्टाचार की सरकार का एक अपने आप में प्रतिरूप है, उससे लोगों को मुक्ति मिले। प्रथम उद्देश्य यही है, और इसमें मुझे लगता है जो आप मेरी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आज लोग अपने पाठ्यक्रम के अनुसार उत्तर नहीं देना चाहते। मैंने मासूम सा सवाल किया, दर्शक कितनी बेसब्री के साथ में आपकी ओर देख रहे हैं। अजय उपाध्याय जी जैसा जहीन आदमी बैठा हुआ है, सही बोलेगा, खुलकर बोलेगा। आपने बताया भ्रष्टाचारियों की सरकार है, उन भ्रष्टाचारियों की सरकार जिसे आप बता रहे हो, उनके महत्वपूर्ण किरदार आपकी पार्टी में कालीन बिछाकर शामिल किए जा रहे हैं।
तो मेरा सवाल है आपसे कि दोनों ही बराबर हो गए ना, अगर आपके अनुसार बात को सही माना जाए, इधर भी भ्रष्टाचारी उधर भी भ्रष्टाचारी, तो फिर क्या करें? कर्नाटक की जनता देवगौड़ा जी की बलहारी तो नहीं हो जाएगी? भाई आप दोनों तो आपस में बांट लिए सारी चीजों को, तो जनता के पास वोट देने के लिए देवगौड़ा जी तो नहीं रह जाएंगे? मैं उत्तर दूं डॉक्टर साहब? जी अनुमति दे तो। जी। जगदीश शेट्टर साहब को जिनको लिया गया है पार्टी में, उनका यदि पृष्ठभूमि कोई भ्रष्टाचार से जुड़ा हो तो उनके व्यक्तिगत चरित्र और जीवन को देखेंगे, मुझे नहीं लगता उन पर व्यक्तिगत है। हाँ, सरकार के मुखिया है, उन पर 40% कमीशन का है। भाजपा की सरकार वहां कमीशन खोरी कर रही है, जिसके कारण वहां की जनता त्रस्त है। वहां इन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ सरकार बनाना है। क्यों? सरकार भ्रष्टाचार से बनाना है, भ्रष्टाचार के लिए बनाना है, भ्रष्टाचार के द्वारा बनाना है। ये प्रजातंत्र की नई परिभाषा इन्होंने गढ़ी है। उसके विरुद्ध जो है वहां पे जनमानस है। कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है, अच्छे लोगों को जोड़ेगी। यदि कोई ईमानदार व्यक्ति किसी पार्टी से हमारे पास आना चाहे तो इन पर यदि कोई आरोप हो तो इनको हम नहीं लेंगे। ये मुकुल राय की तरह होते, हेमंत बिस्वा की तरह होते, या बहुत सारे लोग हैं शुभेंदु अधिकारी की तरह पहले से कोई जांच चल रही होती तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को स्वीकारती नहीं। लेकिन ये संभ्रांत व्यक्ति थे और हर पार्टियों में कुछ अच्छे लोग हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि अच्छे लोगों की वक़्त तो पार्टियां जब नहीं करती है। कुल मिलाकर डॉक्टर अयोपाध्याय अपनी पार्टी के कदम को जायज ठहरा रहे हैं। अब लोग ही तय करेंगे कि कैसा क्या है, पर मुझे समझना दूसरा विषय है और उसके लिए मेरे पास वीरेंद्र पांडे जी खास तौर पर। वीरेंद्र जी, आपसे जानना ही है कि ये भाजपा को कर्नाटक में हुआ क्या? देखिए ना कैसा दौड़ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, कहीं कोई आवाज ही नहीं आती। पर कर्नाटक में आवाज तो छोड़िए, मतलब नगाड़े बज रहे हैं, इतने लोग छोड़ रहे हैं और दमदारी से बोलकर छोड़ रहे हैं। जगदीश शेट्टर ने पार्टी नहीं छोड़ी, बोले नड्डा जी का भी फोन आया था, अमित शाह जी ने भी बात की थी, फिर भी छोड़ दिया। इस हौसले के संदर्भ में थोड़ा बताएंगे आप, क्या हो रहा है? ऐसा हुआ है जी, चोर के घर में डकैती पड़ गई है। जी मेरी आवाज साफ आ रही है आपको? जी जी वीरेंद्र, आपकी बिल्कुल आ रही है। चोर के घर में पड़ गई है जी। जांचा परखा तरीका था। जी। जैसे आप देखिए, एक चोर एक बार एक ढंग से चोरी करने में सफल हो जाता है जी। तो दूसरे बार उसको दोहराता है। जी। जब कोई पार्टी सत्तारूढ़ होती है और उसका प्रशासन शासन ठीक नहीं होता है तो उसके लिए सत्ता विरोधी रुझान, एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है। जी। तो ये जो ऊपर का इनका नेतृत्व है मोदी जी का और अमित शाह का, जी। इन्होंने 2-3 राज्यों में इस प्रकार के प्रयोग किए कि एंटी इनकम्बेंसी से अगर पार पाना हो तो एक काम करिए, सारे घर के बल्ब बदल डालिए। जी। और उसमें 1-2 जगह वो सफल हो गए। लेकिन मुझे लगता है कर्नाटक में ये सफलता उनको नहीं मिलेगी। और ये भागने के पीछे, आपने कहा बाकी राज्यों में किसी प्रकार की चू चपड़ नहीं होती है। जी। जिनको टिकट नहीं देना होता है उन्हीं से कहलवा दिया जाता है कि भाई इस बार मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है इसलिए मुझे टिकट ना दें। जी। ये प्रयोग उन्होंने अभी हाल में गुजरात में किया। जी। लगभग सारे टिकट बदल डाले। उन्होंने ये कोशिश यहाँ पर भी की, लेकिन यहाँ पर क्यों सफल नहीं हो रही, इस बात को जरा आप ध्यान दें। जी। एक तो भारतीय जनता को तो पता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना ही नहीं है, क्योंकि ये सीएम की सरकार है। जी। 40% कमीशन की सरकार है और पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री भी बदले और मतलब प्रशासनिक रूप से सबसे रद्दी सरकार अगर इस समय कर्नाटक की है तो अभी तक की सरकारों में ये सरकार है। दूसरा एक बात और वहां की जनता को और वहां के पार्टी के लोगों को समझ में आ रहा है जी। कि ये जो 2 लोग ऊपर बैठे हुए हैं इनके लिए बाकी सब चीजों के मुकाबले सत्ता ही प्रमुख है। जैसे आदमी का जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष, जैसे ये जो 2 आदमी है इनका अंतिम लक्ष्य है केवल सत्ता। इसलिए सारे सिद्धांतों को ताक में रख देते हैं। वहां की जनता ने देखा, वहां की पार्टी ने देखा, जिस बीएस येदियुरप्पा को उन्होंने बाहर कर दिया था और दूसरी बार इसलिए बाहर किया कि वो 75 साल से ऊपर के हो गए थे।
जी। लेकिन जब उनको लगा कि येदियुरप्पा बाहर होंगे तो जो वहां हमारी संभावना है वो भी जो कुछ है वो भी सीमित हो जाएंगी, तो येदियुरप्पा को पहले संसदीय समिति में लिया। तब लोगों को लगा कि ये व्यक्ति झुकाए जा सकते हैं जी। और उसके बाद फिर सारी कमान येदियुरप्पा को सौंप दी गई। वो सिद्धांत इनका एक कोने में रह गया कि 75 साल वाले आदमी को किसी प्रकार की जिम्मेदारी अब नहीं देना है। तब लोगों को लगा कि ये जो येदियुरप्पा को दोबारा वापस ला करके कर रहे हैं तो मतलब उनके मन में भी बैठा हुआ है कि हम जीत नहीं सकते। तब लोगों को ये लगा, उनका भी आकलन ये था कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली नहीं है और इस बात से उस बात की पुष्टि हो गई कि येदियुरप्पा को जिस प्रकार से मैं वीरेंद्र जी आपसे एक बात जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी या पूर्ववर्ती जनसंघ जिसका आप हिस्सा रहे हैं, बड़े अनुशासित पार्टी रही है, त्यागी तपस्वियों की पार्टी रही है, सिद्धांतों के लिए समर्पित लोगों की पार्टी रही है और यह भी बताया जाता है कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये क्या कमाल है, पार्टी ने जिसको सीएम बनाया, पार्टी ने जिसको विधानसभा अध्यक्ष बनाया, पार्टी ने जिसको नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका दी, 6 बार विधायक के तौर पर जो इस पार्टी के टिकट में चुनकर आया, अगर पार्टी ने एक बार टिकट नहीं दिया तो कहा खत्म मेरे आपके संबंध, अब मैं उस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा जिस पार्टी के खिलाफ मैंने अभी तक की जिंदगी बिताई। इसके संदर्भ में तो कुछ कहिए आप। 10 से ज्यादा विधायक हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, पार्टी छोड़कर चले गए। टिकट ही दी है, आपने कहा कि मोदी और अमित शाह का तो लक्ष्य ही सत्ता पाना है और ये जो बगावत कर रहे हैं इनका लक्ष्य क्या है? समाज का निर्माण, समाज की सेवा। क्या कहते हैं वीरेंद्र जी? हिमांशु जी, जो बात मैं कह रहा था उसमें इसका उत्तर था, अगर मेरे को आप पूरा करने दे देते जी। उनको जब ये लगा, अब वो अतीत की बात हो गई कि विचारों के आधार पर चलने वाली पार्टी थी और इस पार्टी में स्वतः लोग संयम रखते थे कि हमको तो पार्टी की दरी उठाने को कहेंगे तो दरी उठाएंगे, चुनाव लड़ने को कहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब ये सारा सैद्धांतिक और वैचारिक आधार समाप्त हो गया है जी। जब उनको लगता है कि उनका ऊपर का नेतृत्व केवल सत्ता के पीछे है और वो देखता है चुनाव दर चुनाव। अभी मेघालय का चुनाव हुआ, उस मेघालय के चुनाव में जिस पार्टी के साथ इन्होंने 5 साल सरकार चलाई और उससे अलग होकर लड़ा और ये कहा कि भ्रष्ट सरकार है, ऐसी भ्रष्ट सरकार कोई नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी को जिताओ और हम आपको एक अच्छी सरकार देंगे, और फिर 2 की 2 सीट आई तो फिर उसी भ्रष्ट के साथ जाकर मिल गए। तो जब लोगों को दिखाई पड़ता है, पार्टी को दिखाई पड़ता है कि ऊपर का नेतृत्व अगर सत्ता के पीछे पागल है तो हमने कौन सा दोष किया है, हम भी उसी राह पर जाएंगे। इसलिए ये दल बदल हो रहा है। और दूसरे तरफ भी कोई बहुत आचार विचार वाले और चरित्र के अच्छे लोग नहीं बैठे हुए हैं। एक तरफ नागनाथ है तो दूसरी तरफ सांपनाथ है और सबका चरित्र एक जैसा है और सब केवल सत्ता और सत्ता चाहते हैं। उसके लिए अब जगदीश शेट्टार है, जीवन भर उन्होंने एकात्म मानववाद को रटा है जी। आज वो एकात्म मानववाद भरा रह गया। मतलब कहीं ना कहीं वो तब तक साथ में थे जब तक उनको सत्ता वहां प्राप्त हो रही थी, और ये भी जब तक उनको बनाकर रखे थे जब तक सत्ता दिलाते रहे। और आज उनको लगता है ये रहेंगे तो सत्ता नहीं मिलेगी, एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना है तो इनको सबको हटाओ, नए को लाओ। लेकिन एक प्रकार की पद्धति, एक प्रकार का तरीका बार बार काम नहीं करता है। जैसे मैंने कहा, चोर एक तरीके से काम करता है तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि किसने चोरी की है और उसको तत्काल धर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इस एंटी इनकम्बेंसी को कवर करने के लिए जो बदलने का, 52 लोगों को बदलने का जो तरीका निकाला, ये तरीका अब कारगर नहीं है। कुल मिलाकर वीरेंद्र पांडे जी ने 2 बात बड़ी महत्वपूर्ण कही। एक तो उन्होंने कहा कि शीर्ष स्तर पर ही अगर विचारों की तिलांजलि दे दी गई है तो निचले स्तर पर अगर लोग पार्टी छोड़ रहे हैं तो इस पर शिकायत कैसी। दूसरा उनका मानना है कि ये टिकट काटने के संदर्भ में एंटी इनकम्बेंसी को रोकने का एक पुराने फार्मूले को अपनाने की कवायद है। पर वीरेंद्र पांडे जी को लगता है कि ये कवायद कोई बहुत सफल होगी, ऐसा कर्नाटक में नहीं लगता। पर मेरे साथ में तो कर्नाटक में बैठे हुए राजीव मिश्रा जी हैं, उनसे बेहतर कौन बताएगा कि हो क्या रहा है। जगदीश शेट्टार के संदर्भ में येदियुरप्पा जिनके पास कमान है, उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया शेट्टार को रोकना जरूरी है। वो कीमत भी कोई ज्यादा नहीं थी,
एक टिकट पार्टी वो भी देने को तैयार नहीं हुई। 20-25 सीटों पे नुकसान होगा, येदियुरप्पा ये खुद कह चुके थे। 20-25 सीटों का नुकसान भाजपा को बर्दाश्त है, पर शेट्टार जो 6 बार विधायक बने पार्टी के टिकट पे, 7वीं बार भी बन जाएं, ये पार्टी को स्वीकार नहीं, और बनना तो दूर, इसके लिए उतर जाएं ये भी स्वीकार नहीं। क्यों राजीव जी? देखिए, अगर दक्षिण भारत में कहीं बीजेपी का अस्तित्व है तो वो कर्नाटक में है जी, और अगर कर्नाटक में बीजेपी का अस्तित्व है तो उसकी सबसे बड़ी जो उसके साथ पूरे समर्थन के साथ हमेशा खड़ा हुआ जी। अब इस बार क्या हो रहा है, सिर्फ बात सिर्फ शेट्टर की जाने की नहीं है और उनको इंडिविजुअल हम देख भी नहीं सकते हैं जी। 1990 के बाद लिंगायत समुदाय जो है वो कांग्रेस से नाराज चल रहा है, लेकिन जब आप 2022-23 में आते हैं, येदियुरप्पा को हटाया गया और एक तरह से उनको लेकर के एक प्रचारित कर रही है कांग्रेस, या कहा भी जा रहा है उनके आंसू आज भी लोगों को याद है कि वो जाते समय रो पड़े थे कि खुशी खुशी नहीं गए जी। उसके बाद लक्ष्मण सवदी का जाना और फिर जगदीश शेट्टर का जाना जी। एक मोमेंटम जो क्रिएट हो रहा है कि लिंगायत भाजपा से कांग्रेस की ओर जा रहे हैं, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक है जी। तो जहां तक जब आप शेट्टर के जाने की आप बात करते हैं कि उनके जाने से क्या नुकसान होगा, तो आपको टोटलिटी में देखना पड़ेगा कि कितने लिंगायत नेता छोड़ करके बीजेपी की ओर से उधर जा रहे हैं जी। जहां तक स्ट्रेटेजी की बात है, बीजेपी का जो सेंट्रल लीडरशिप है वो इलेक्शन को मैनेज कर रहा है और जो इलेक्शन लड़ने की कोशिश भी हो रही है बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, नेशनल मुद्दे पर। कांग्रेस जो है उसको लोकल लेवल पे, लोकल इश्यूज पे लड़ना चाहती है और लोकल लेवल पे मैनेज कर रही है। अब आप देखिए, एक तरफ कांग्रेस ने 92 इयर्स के शमनूर शिवशंकरप्पा को टिकट दिया है जो कि लिंगायत है, क्योंकि वो जानते हैं कि कर्नाटक की जो राजनीति है हैविली, मैं फिर से कहूंगा हैविली कास्ट पर डिपेंडेंट है। वो कालिगा, लिंगायत, SC ST OBC जी। तो और दूसरी तरफ आप देखिए 67 साल के शेट्टर को आप वहां से डायरेक्ट देख रहे हैं कि हम गुजरात मॉडल यहाँ लगा दें, हिमाचल मॉडल लगा दें, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं चलेगी। जब आप केंद्र के चश्मे से देखेंगे, सेंटर के चश्मे से कर्नाटक को देखेंगे, तो यही होगा। यहाँ पर जो नेता छोड़ के जा रहे हैं उनके बारे में ये कहना, जैसा कि त्यागी जी कह रहे थे कि शेट्टर जाएंगे कुछ नहीं होगा, उनके खिलाफ हवा है। 6 इलेक्शन लगातार जीते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, दो बार विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं, और अगर 2% भी जो मोमेंटम बन रहा है उनके पास। पर मेरा आपसे जो सवाल था ना राजीव जी, वो यही था कि ऐसी कद्दावर शख्सियत की मांग ये तो थी नहीं कि मेरे इन 10 लोगों को भी टिकट देना है, 12 लोगों को भी टिकट देना है। पार्टी ने उनकी जिद के बावजूद भी एक सीट के संदर्भ में टिकट देने को हामी नहीं भरी। क्या आप वहां पर बैठकर समझ पा रहे हैं कि क्या कारण था जिसके कारण से पार्टी उन्हें टिकट देने के लिए तैयार नहीं हुई? तो बेसिक जो बात है वो जो हुबली धारवाड़ का और उत्तर कर्नाटक का जो इलाका है, काफी ज्यादा इन फाइटिंग है बीजेपी के अंदर, और कहीं ना कहीं ये अंदरूनी वर्चस्व की जंग है जिसमें जगदीश शेट्टर हाशिए पे जा रहे थे, खुद को दरकिनार महसूस कर रहे थे, और उसका ये परिणाम है। जी राजीव मिश्रा जी का कहना है कि अंदरूनी स्तर पर राजनीति के शिकार हुए। एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं राजीव जी। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 224 विधानसभा जो सीटें हैं ना, हम 150 जीतने जा रहे हैं। ऐसी लोकप्रियता की स्थिति है, और टिकट जो काटी जा रही है वो उन लोगों की काटी जा रही है जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं, जिनके लिए अजय उपाध्याय शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं 40%। तो पार्टी को लगा हुआ इनके कारण से नाम खराब हो रहा है। तो आपसे जानना ये चाहता हूं, भाजपा वाकई लोकप्रियता के चरम पर है, 150 पार अब की बार ये बताया गया है, तो जमीनी स्थिति की तो आपको जानकारी होगी। बीजेपी के लोग खुद जानते हैं कि वो कहाँ पे हैं जी, और उनकी स्थिति कहाँ है।
बीजेपी के जो भी प्रवक्ता होंगे निश्चित रूप से उनका काम है अपनी पार्टी को डिफेंड करना, लेकिन जमीनी हकीकत उनको भी पता है कि इस बार क्या स्थितियां हैं और बहुत कम समय रह गया है। पीएम मोदी को अभी आना है, अमित शाह आएंगे, जेपी नड्डा आएंगे, किस तरह का माहौल। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पीएम मोदी के खिलाफ कोई या पार्टी के खिलाफ कोई ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पे लोकल लीडरशिप के खिलाफ निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी है और उसका असर होगा। और जब लोकसभा की बात आप करें तो संभव है कि परिणाम अलग आएंगे। तो कुल मिलाकर एक चौंकाने वाले परिणाम के लिए तैयार हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए राजीव मिश्रा जी। मैं वापस मुकेश त्यागी जी के पास आता हूं। इतनी चर्चा के बाद तो मुकेश त्यागी जी कुछ आपने आत्म मूल्यांकन किया होगा, कर्नाटक में कर क्या रहे हैं हम लोग, और हम लोग ना सही हमारे लोग, क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी जी का लोकप्रियता कर्नाटक में बहुत ज्यादा है और 7 बार वो जा चुके हैं और अभी मुझे लगता है इलेक्शन के 3 हफ्ते बचे हैं, उसमें आप उनकी देखिएगा कितनी बार वो जाएंगे। दूसरा, जहां तक जगदीश शेट्टार का मामला है, मैंने आपसे पहले बोल दिया कि उनके जाने से थोड़ा बहुत मामूली फर्क पड़ सकता है, परंतु लिंगायत कम्युनिटी उनसे नाराज हो चुकी है। तो बल्कि हो सकता है वो लिंगायत वाले, क्योंकि खाली वही लीडर नहीं है ये लिंगायत के, उसमें येदुरप्पा जी भी हैं, उसमें और भी तमाम हमारे लिंगायत के लीडर हैं, तो वो जो पोलराइजेशन है सबको निपटा दिए हैं, येदुरप्पा जी को भी निपटा दिए और जगदीश शेट्टार जी को भी निपटा दिए, तो क्या होगा त्यागी जी आपका? विजेंद्र जी को सीट दी हमने, तो येदुरप्पा जी तो अब 80 साल के हो गए हैं, उनको उनके बेटे को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये कहना कि येदुरप्पा जी को निपटा दिया है, उन्होंने स्वतः निकले थे एक बार, तो उनको फिर लगा कि भाई बीजेपी के साथ ही पकड़ के रहना मेरा अच्छा है, क्योंकि मेरा जो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है वो डाइल्यूट हो गया है, तो वापस वो हमारे उसमें आ गए बीजेपी में। तो येदुरप्पा जी को भली भाली से मानते हुए कि समन्वय की राजनीति ही काम आएगी। दूसरा, आपने गुजरात का चुनाव देखा, क्या 45 नए चेहरे लाए थे, उसमें 43 जो है चेहरे जीते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव जो कि ऐतिहासिक जीत हुई हमारी, नॉर्थ ईस्ट में ऐतिहासिक जीत हुई है, तो आप ये देखिएगा कि चुनावी समीकरण बहुत तेजी से बदलेंगे। डीके शिव कुमार वही है जिनमें सलीम, जो इनके फॉर्मल एमपी हैं, उन्होंने ऑडियो टेप चलाया था कि 10% का कमीशन इन्होंने डीके शिव कुमार ने लिया था। तो ये पहले अपने गृहमान को झांक के देख लें कि डीके शिव कुमार कौन से दूध के धुले हुए हैं, और इनके अंदर अभी आपस में लड़ाई होने वाली, कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये देखिएगा अभी आप आने वाले कुछ समय में। तो ये जो बिखरी हुई कांग्रेस है, अब इधर जोड़ तोड़ करके जगदीश शेट्टार को ले आए, लक्ष्मण को ले आए, तो कुछ काम बनने वाला नहीं है। बताइए माननीय मुकेश त्यागी जी, ये आपने बताया कि नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में बेहद लोकप्रिय हैं। ये जो 2018 में विधानसभा चुनाव था उस समय पे भी नरेंद्र मोदी थे, पर कर्नाटक की जनता ने आपको स्पष्ट जनादेश नहीं दिया, नहीं दी इतनी सीटें जिसमें आपकी सरकार बन पाती। तो जानना ये चाहता हूं कि ये लोकप्रियता अब बढ़ गई है या पहले भी इतने लोकप्रिय थे? क्योंकि समझना है ना कि आखिर स्पष्ट बहुमत, और स्पष्ट बहुमत भी कहां दावा कर रहे हैं आप, तो 150 पार बता रहे हैं, तो थोड़ा इस विषय में बताएंगे ना कि ऐसा चमत्कार कैसे होने जा रहा है? चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि काम किया है सरकार ने, और ट्विन इंजन की सरकार है, लगातार काम कर रही है। वहां पे सेंट्रल स्कीम्स लगातार इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, वहां पे एयरपोर्ट को इनॉग्रेशन किया प्रधानमंत्री ने, तमाम ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स का अनावरण हुआ है, जिससे मैं समझता हूं कि कर्नाटक की जनता ये भली रूप से वाकिफ है कि ट्विन इंजन की सरकार ही कर्नाटक के उत्थान में काम आ सकती है। कांग्रेस ही आपस में लड़ मिटेंगे, अगर इनको वैसे तो पावर आने वाली नहीं, अगर सपोज आ भी गई तो इनकी लड़ाई झगड़े जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले। जनता को ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके माध्यम से कर्नाटक के अंदर त्वरित प्रगति हो सकती है। अच्छा, तो जब इतना जनता को मालूम है तो आपकी पार्टी के चुने हुए विधायकों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? क्यों वो आपकी पार्टी छोड़ दे रहे हैं, जब भविष्य आपका है, सरकार आपकी बननी है, लोकप्रियता आपकी है, नेता केवल आपके हैं, इसके बावजूद भी आपके ही पार्टी के चुने हुए विधायक आपकी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी की ओर क्यों जा रहे हैं? बड़ा अचरज में पड़ा हुआ मुकेश जी, थोड़ा समझाइए ना, समझ नहीं पा रहा मैं। अब ये उनकी आंतरिक महत्वाकांक्षा क्या है, उसमें कांग्रेस ने कितना कमिटमेंट किया है, ये तो बाद में पता लगेगा। अभी तो पता नहीं क्यों गए छोड़ के, वैसे तो कोई लॉजिक नहीं लगता उनको छोड़ के जाने का। अगर वो गए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ समीकरण बैठे हुए कांग्रेस के साथ कि अगला मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे या कुछ होगा, तो मैं समझ रहा हूँ कि वो एक आंतरिक समीकरण इनके अंदर हुई होगी। लेकिन जहां तक हमारा प्रश्न है, हमारे जो कार्यकर्ता है जो लगातार 15-20 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग ने उनको सीट दी है, और गुजरात में भी मैंने जैसे आपको बताया 45 सीट पे 43 सीट
नए लोग जीते थे। तो बीजेपी बुजुर्गों का सम्मान करती है। आप लालकृष्ण आडवाणी को देख लीजिए, उनको अगर ये नहीं कि पावर में नहीं रखा तो वो पावर छोड़ के चले जाएंगे। तो ये एक चरित्र निर्माण होता है बीजेपी के अंदर कि पावर से ही आप जुड़े नहीं, आप राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। अब क्या बताएं, हम भी इसी पे यकीन करते थे, पर जगदीश शेट्टर छोड़ गए ना तो पता नहीं कौन सा चरित्र निर्माण हुआ। ये लक्ष्मण सावधी छोड़ गए ना, अब कब तक आडवाणी जी का नाम याद करोगे आप, त्यागी जी? थोड़ा इनके विषय में भी तो बताओ ना, जहां पर चुनाव है वहां की उदाहरण के लिए बात करें जी। भाई जगदीश शेट्टर ने अपना चरित्र खराब किया है, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी वो असंतोष है। 9 मन घी के पी गई तब भी कहवे खुश की। तो मतलब ये तो भैया आपने दुनिया भर के आपको ऑनर दिया गया, उसके बाद आप जो है धोखा देकर के बीजेपी को छोड़ के चले गए। तो आपको शायद वहां मलाई मिल रही होगी, कुछ तो होगी, वो बाद में पता लगेगा धीरे धीरे। अच्छा एक बात बताइए, एक छोटा सा मासूम सा सवाल कर लेता फिर मैं अजय जी के पास जाऊंगा। कितना खराब लग रहा है ना आपको कि हमारी पार्टी में इतना सब कुछ मिला और एन मौके पे छोड़कर चला गया? उस समय का कुछ कल्पना कर पाते हैं जब दूसरी पार्टी के लोगों को ऐसे ही मौके पे अपने यहाँ ले आते हैं? थोड़ा इसके विषय में भी बताइए दो ना मुकेश त्यागी जी। वहां पर भी लोग 9 मन पी पे जो है घी के पी पे पी कर आपके पास आए हुए हैं। कई नाम है, कहो तो फेरिस्त गिनाओ, क्या कहते हैं त्यागी जी? उनका चरित्र कितना खराब हुआ? डॉक्टर हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी, वहां पर मुझे लगता है दो सीट थी हमारी कर्नाटक के अंदर। आज हम लोग लगातार हमने वहां पे सरकार बनाई है, तो हमारा कर्नाटक के अंदर और जो बाई इलेक्शन अभी हुए हैं उसमें भी हमारे लोग जीते हैं। आपने देखा होगा एक हमारे जीते हैं और जो हमारे जीते हैं। मैंने सवाल क्या किया त्यागी जी, आप तो कर्नाटक में चले गए। मैंने तो केवल जानना चाहा था कि आपको कितना खराब लग रहा है ना। मैं आपके दुख को देखकर दुखी हो गया। आपने बताया कि देखो जगदीश शेट्टर कैसा आदमी निकला, हमने क्या नहीं दिया उसे, कितना सम्मान दिया, कैसा स्थान दिया है। 9 मन घी के पी के ये आदमी चला गया। तो मेरे जहन में आ गया यार, कई ऐसे अजय उपाध्याय जी के पास तो ये दर्द हर तरफ से झलकता है। कैसे कैसे इनके पास में नेता थे, क्या क्या नहीं पाए थे, और वो भी जो है एन मौके पर आपके पास आ गए। तो आपसे जानना चाहा उस दर्द का कुछ एहसास आपको हुआ कि नहीं हुआ? अजय उपाध्याय जी के दर्द की कुछ अनुभूति आपको भी हो रही है कि नहीं हो रही है? बस इतना जानना चाहा जी मुकेश जी। देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, हम लोग चुनाव जब लड़ते हैं तो हर प्रकार की उसके कैलकुलेशन को लेकर के चलते हैं। हम लोग ये नहीं कि जगदीश शेट्टर चले गए तो हमारा वर्चस्व वहां पे खत्म हो गया। हो सकता है हमको ज्यादा वोट मिले, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि लिंगायत कम्युनिटी इनके अगेंस्ट हो गई है और लिंगायत कम्युनिटी सारे के सारा हमको वोट। अब ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है, येदियुरप्पा का आकलन ज्यादा अच्छा रहेगा या मुकेश त्यागी जी का? मुकेश त्यागी जी का कहना है कि मुझे लगता है कि इनके जाने से हमें और फायदा होगा। येदियुरप्पा बता रहे थे ये कि उनके जाने से 20-25 सीटों का नुकसान हो जाएगा। अब मैं वापस आता हूं डॉक्टर अजय उपाध्याय आपके पास, और पहला सवाल तो यही है, जिसने दूसरी जगह मलाई खाई उसको आपने अपने यहां पे दरी क्यों बिछाई? ये बताएं। जगदीश शेट्टर जी ने इतना भ्रष्ट सरकार के अंतर्गत काम किया। मुकेश त्यागी जी का सीधा सवाल है, या इतने मजे किए और आप बताओ इधर चलेगा, अपना चरित्र खराब कर लिया। ऐसे खराब चरित्र के लोगों के लिए आप लोग खड़े हो गए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक खड़े हो गए। ऐसा आप क्यों किए जब आपके पक्ष में माहौल है, आपके पक्ष में वातावरण, आपके अनुसार सरकार आप बना रहे हैं, तो फिर जाके ऐसे लोगों को क्यों अपने यहाँ ला रहे हैं? डॉक्टर साहब, आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेवारी से खुलासा करना चाहता हूँ जी। यदि कांग्रेस पार्टी अपने दरवाजे खोल दें कर्नाटका में, मुख्यमंत्री और 3-4 इनके नेता छोड़ के सभी लोग हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में आने के लिए। लेकिन हमने वैसे नेताओं को जिन पर भ्रष्टाचार का खुल्लम आरोप रहा है, पब्लिक डोमेन में है, उन पर जांच हम कराने की जनता से कसम खाए हैं और वो प्रतिबद्धता के साथ कराएंगे। वैसे लोगों को भाजपा ही ले लेती है और वो वहां पे उनके पास जरूर बहुत सारे ऐसे जल हैं जिसमें पीने के बाद वो पाप मुक्त हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई उनके ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये शेट्टर जगदीश जी की बात करें या जो बाकी 2-3 नेताओं की आपने बात की है, इन पे यदि कोई कभी भी कोई आरोप लगा हो तो ये भी तय है कि आज ही कांग्रेस पार्टी कहेगी आप गो बैक। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने ये सोच करके, अच्छे लोग जरूर हैं हर पार्टियों में, मैं बार बार कह रहा हूं। अब त्यागी जी को नहीं दिखता है दूसरे पार्टी में, जब अब लाने की बात आती है तो शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय दिख जाते हैं और हेमंत शर्मा बिस्वा दिखते हैं। एक बात जो सवाल किया वो अजय उपाध्याय जी उस पर आई है, जब आपके पक्ष में माहौल है, 5 साल से आपकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसे में आप जो 5 साल तक भाजपा ही रहे, उन्हें एन मौके पर लेकर क्यों आ रहे हैं? जिस इलाके से जगदीश शेट्टर चुनाव लड़ते हैं
वहां पर कितनी लड़ाई लड़ी होगी आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कितनी मशक्कत की होगी, कितनी मेहनत की होगी। क्या उनका सम्मान किया आपने? लिया जगदीश शेट्टर को तुरंत ला दिए, अब उन्हें टिकट भी दे देंगे। और वहां पर जो इनके खिलाफ 30 साल से लड़ाई लड़ रहे थे वो क्या करेंगे? जगदीश शेट्टर जिंदाबाद जिंदाबाद, उनके साथ आपने क्या करने जा रहे हैं? डॉक्टर साहब, आपका बहुत वाजिब प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर निश्चित तौर पे संगठन और पार्टी को देना होता है। और आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो जो लोग वहां पे हैं और किसी भी स्थिति में उन लोगों के जो अधिकार हैं, जो हमारे कार्यकर्ता वहां मजबूती के साथ भाजपा से लड़ते रहे हैं, उनके साथ अन्याय हमारे तरफ से नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, एक बात बड़ा अच्छा कहा त्यागी जी ने, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता सही, आपने प्रश्न का एक बार प्रश्न भी किया कि 18 में भी वही लोकप्रियता थी जिसके कारण बहुमत नहीं आई और फिर से उसको तोड़ फोड़ करनी पड़ी प्रधानमंत्री जी के पार्टी को। हिमाचल में भी बहुत देखिएगा कि उनकी थी वो लोकप्रियता। उम्मीदवार जब खड़े होते थे तो प्रधानमंत्री जी अपने पद की गरिमा का ख्याल छोड़ करके विधायक के उम्मीदवार को मनाने के लिए फोन पे धमकाते थे, ये भी सबने देखा है। इस बार इनकी ये चाल नहीं चल रही है जो वीरेंद्र पांडे जी ने। मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा, मोदी जी ने धमकाया तो किसी को नहीं। आपने जो कहा कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा छोड़ गया, उन्होंने आग्रह किया, अनुरोध किया, अपने आप तक को दांव पर लगाया, ये बात ठीक है, पर धमकाया ये बात तो ठीक नहीं। अजय जी, आप जैसा गंभीर आदमी ऐसी बात बोल दे और निकल ले, ठीक नहीं लगता। ईमानदार बोलिए, धमकाया क्या? इसको बैठाने के लिए उन्होंने धमकाया था हिमाचल में, बावजूद वो कैंडिडेट नहीं बैठा, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। अंतिम बात, त्यागी जी ने एक बात और साथ में कही कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए कई गुट आगे आएंगे जब पार्टी हमारी सत्ता में आएगी। चलिए, ये तो स्वीकार लिया कि पार्टी हमारी सत्ता में आ रही है जी। एक वीरेंद्र जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही है, बहुत ही विद्वान विश्लेषक है और उनका पृष्ठभूमि मैं जानता हूं, छत्तीसगढ़ में एक मजबूत पृष्ठभूमि से आते हैं वो। उन्होंने कही कि भाई सत्ता के सियासत में, राजनीति में सत्ता के लिए सभी लोलुप हैं। देखिए, राजनीति में सत्ता पाना कोई बुरी बात नहीं है, राजनीति करता ही है कोई, धार्मिक क्षेत्र में तो कोई नहीं है, लेकिन सत्ता पाने के माध्यम क्या होने चाहिए ये महत्वपूर्ण है। गांधीवादी तरीका होना चाहिए या सावरकर तरीका होना चाहिए? गोडसे का तरीका हम नहीं अपनाते हैं, हम गांधीवादी तरीके से जो लोकतांत्रिक पद्धति और प्रक्रिया है उसके तादा माना चाहते हैं। तोड़ फोड़, खरीद फरोख्त की जो राजनीति हो रही है, पैसे का जो मनी मसल्स पावर का जो दुरुपयोग हो रहा है। अरे आप ऐसी बातें कर कैसे लेते हैं? वैसे मुझे अचंभा होता है। मतलब कर्नाटक में इन्होंने कर लिया तो बहुत दिक्कत है, और गुजरात में इन्होंने कर लिया तो आपको बहुत दिक्कत है, और राजस्थान में अशोक गहलोत जी अल्पमत की सरकार को बहुमत में जैसे तब्दील किया वो देश ने नहीं देखा है क्या? वो किस शैली में कैसे बसपा के विधायकों के हृदय परिवर्तन हो गए वो देश नहीं देखता है क्या? जो आप अपने संदर्भ में अचानक महात्मा गांधी को याद करते हुए बात करने लगे, तो चिंता मत कीजिए। कुल मिला के सत्ता में रहें, ये हर दल की कोशिश है। वीरेंद्र पांडे जी को भाजपा के संदर्भ में शिकायत है, पर उन्होंने कांग्रेस को यह सर्टिफिकेट नहीं दिया अभी तक। मैं जाता हूं उनके पास में और उनसे जानना चाहता हूं, तो सब भाजपा ही केवल सत्ता में बने रहने के लिए सब कुछ करना चाहती है, कांग्रेस सत्ता में बने रहने के लिए कुछ नहीं करना चाहती। वो ऐसे कोई हथकंडे नहीं अपनाती है। वीरेंद्र जी, ऐसा आपका राजनीतिक अनुभव है क्या कि कांग्रेस ने तय किया हुआ है हम किसी भी इस प्रकार के तरीके को हाथ नहीं लगाएंगे जो अनुचित है, अनैतिक है? आपके शब्दों में थोड़ा बताई दें वीरेंद्र जी। अजय उपाध्याय जी को आपके संदर्भ में बहुत सम्मान है, देखूं आपकी टिप्पणी के बाद भी वैसा ही बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? मैंने हिमांशु जी पहले ही कहा है, एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है जी। अंतर बस इतना ही है, एक का जो है थोड़ा कम है, एक का ज्यादा है जी। एक सीमा के बाद नहीं जाता है, थोड़ा सा लोक लिहाज का ध्यान रखता है, दूसरा लोक लिहाज का भी ध्यान नहीं रखता है जी। इतना ही फर्क है। हाँ, और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि कांग्रेस को संभावना तो दिख रही है कि वो सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन इसको 99% है तो वो 100 और 102% करने के लिए इन सब लोगों को ये ले रहे हैं जी। ऐसा मुझे लगता है, लेकिन दूध के धोए ना ये है ना वो है। एक जो आपसे जानने की बात है वीरेंद्र जी, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी की तो आप रीति नीति को जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं। क्या कारण है जिसके चलते भाजपा अपने यहां मच रही इस भगदड़ को रोक नहीं पा रही है, या आप महसूस कर रहे हैं कि रोकना ही नहीं चाह रही है? जैसे मुकेश त्यागी जी हमें बता रहे हैं, अच्छा हुआ शेट्टार जी गए, इससे लिंगायत समुदाय जो है वो हमारे प्रति और कंसोलिडेटेड हो रहा है,
इस आकलन से कितने सहमत हैं आप? इस आकलन से मैं कतई सहमत नहीं हूँ। और जी। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना जी अब एक जगह से साहस हो गया है तो दूसरी जगहों पर भी दिखाई पड़ेगा। जी मैंने आपको बताया ना कि चोर चोरी करने के तरीके पे एक जगह जब सफल हो जाता है तो दूसरी जगह का भी प्रयोग करता है, दूसरी जगह भी सफल हो जाता है तो वो उसको अपनी तरीका बना लेता है, लेकिन वही तरीके से उसकी पहचान हो जाती है और वो पकड़ा जाता है। जी जब लोगों ने देखा, जिस नेतृत्व के बारे में ये माना जाता था कि ये किसी के सामने झुकता नहीं है, जी और जब वो देखते हैं कि कर्नाटक की सत्ता जाती हुई जब दिखी तो उन्होंने सिद्धांतों को ताक पर रख दिया जी कि जिस आपने तय किया कि 75 साल से ऊपर वाले को मार्गदर्शक मंडल में डाल देंगे, लेकिन जब ये दिखा कि येदियुरप्पा अगर 75 से ऊपर हो गए और उनको हम बाहर कर देते हैं तो वहां पर सत्ता जाने का खतरा पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है, तो उस येदियुरप्पा को ले आते हैं और उस येदियुरप्पा के सामने दिखाने के लिए प्रधानमंत्री जी इतना ज्यादा नीचे झुक जाते हैं तो लोगों को दिखाई पड़ता है। तो क्या मैं एक बात जानना चाहूंगा वीरेंद्र पांडे जी, क्या इससे आपके मन में नरेंद्र मोदी जी के लिए सम्मान बढ़ा नहीं कि एक शख्स पार्टी के हितों को इस हद तक प्राथमिकता देता है कि वह अपनी शख्सियत के संदर्भ में भी समझौता करने के लिए तैयार है? पार्टी प्रथम, ये बात मोदी जी ने अभी पार्टी के स्थापना दिवस पर अपने संदेश में कही थी। कही नहीं, वो ऐसा कर भी दिखाते हैं। जिस शख्स के संदर्भ में माना जाता है कि वो किसी के आगे नहीं झुकेगा, वो आपके अनुसार येदियुरप्पा के आगे झुकते हुए दिखाई देते हैं। क्या आप नहीं मानते ये भाजपा की बड़ी ताकत है? नहीं, देखिए, पार्टी के लिए नहीं झुके, वो सत्ता के लिए झुके और वो कर्नाटक में नाटक कर रहे थे। जी ये नाटक है और ये नाटक हर जगह करते, उन्होंने ही नहीं किया जी, अमित शाह ने भी किया। जब येदियुरप्पा उनको माला पहनाने गए तो उन्होंने उनके हाथ से माला लेकर के बेटे को माला दे दी कि बेटा पहनाए, मतलब हम येदियुरप्पा की कितनी इज्जत कर रहे हैं। ये वही येदियुरप्पा हैं जिनको मुख्यमंत्री पद से हटा करके एक कोने में डाल दिया था। तो लोगों को समझ में आता है, येदियुरप्पा को भी समझ में आता है, पार्टी को भी समझ में आता है और जनता को भी समझ में आता है। ये वीरेंद्र पांडे जी का कहना है। मुझे जाना तो है राजीव मिश्रा जी के पास, लेकिन एक बार मुकेश त्यागी जी के पास जाना मेरी जिम्मेदारी बनती है। इतना आरोपित करता हुआ विश्लेषण वीरेंद्र पांडे जी ने दिया है तो मुकेश त्यागी जी को कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। क्या कहते हैं मुकेश त्यागी जी? कर्नाटक में जाके भाजपा के दिग्गज नेताओं ने नाटक किया या भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है वरिष्ठ नेताओं के प्रति सम्मान के संदर्भ में मोदी जी ने, अमित शाह जी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता के प्रति सम्मान व्यक्त किया? क्या कहते हैं त्यागी जी? देखिए, हमारे जो वीरेंद्र जी हैं वो बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और बहुत उनका इस मामले में तजुर्बा बहुत ज्यादा है, लेकिन वो भूल गए कि किस प्रकार से वीरेंद्र पाटिल की बेइज्जती की गई राजीव गांधी के द्वारा। जब उनको पैरालिसिस का अटैक पड़ा तो उनके पास जाने तक की नहीं उन्होंने करी। उन्होंने मिसेस गांधी के खिलाफ चिकमंगलुरु में चुनाव लड़ा। बंगारप्पा का उदाहरण देख लीजिए आप तमाम ऐसे लिंगायत कम्युनिटी के लीडर्स का उदाहरण देखेंगे जहां पर कांग्रेस ने लगातार उनकी बेइज्जती करी है। और वही अंतर्गत यही हुआ कांग्रेस के, जो एक जमाने में समझता 170 सीट आए थे और अब उनकी हालत ये होगी कि कटोरा लेके घूम रहे हैं कि कहीं इधर से ले लें, कहीं उधर से ले लें, किसी भी प्रकार से ये प्रकरण अब चुनाव में जीत जाए। अरे येदियुरप्पा जी के साथ आपने क्या किया था? वो वीरेंद्र पाटिल को आप तकरीबन कितने 33 साल बाद बड़ा याद कर रहे हैं। इससे पहले कभी याद करते हुए आप दिखे नहीं थे, पर येदियुरप्पा के साथ आपने क्या किया था? कहां बिठाया था उनको? कहां निकाला था? येदियुरप्पा जी ने अपनी पार्टी खोली थी जी, अपनी पार्टी खोली थी। हमने तो नहीं कहा पार्टी खोली, वो अपनी पार्टी खोली। उनको 1 साल के बाद महसूस हुआ कि भाई हमारा जो मिलकर के ही बीजेपी के साथ। और एक बात बता दूं आपको, राजेश शेट्टार कोई मास लीडर नहीं है जी। ये गलतफहमी है कि मास लीडर है। उनका नॉर्थ कर्नाटक में मुश्किल से वो जो उसमें कई छोटे मोटे एरिया में उनका प्रभाव है, तो हमको जगदीश शेट्टार के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ, ये कांग्रेस वाले अपने आपके साथ तो दिक्कत ये हो गई मुकेश त्यागी जी कि आपके पास में अपने स्टेटमेंट पे ही कायम रहने का समय नहीं रहा। आपने पहले बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे चरण में मैं आपके पास आया बोला तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। अब अचानक फिर से आपको संशोधन किया और आपने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वक्त ही बताएगा जगदीश शेट्टार के होने ना होने का क्या फर्क पड़ता है। पर मेरे पास आखिरी दौर की बातचीत के लिए एक बार फिर राजीव मिश्रा जी के पास रुक करना है। राजीव जी, इसमें कोई शक की बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में अभी भगदड़ है, पर जो मुकेश त्यागी जी का कहना है कि कांग्रेस में अंतर विरोध की कमी नहीं, अतीत इसका साक्षी है।
सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का संघर्ष, खड़गे जी को लेकर अलग विचार। तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस ने इससे अपने आप को उबार लिया है? क्या कांग्रेस ने तय कर लिया है कि एक बार बहुमत मिले फिर लड़ लेंगे, अभी मिलके लड़ लेते हैं, या अभी भी आपस में ही लड़ रहे हैं? इसलिए भाजपा की संभावनाओं को अभी भी हमें हरा हरा देखना चाहिए। देखिए, कांग्रेस में भी जो मुख्यमंत्री पद को लेकर के सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में आपस में जो खींचतान है वो तो अपनी जगह है जी। हाल ही में डीके शिव कुमार ने खड़गे का भी नाम बहुत ही चालाकी से आगे कर दिया था कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके अधीन मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद एमबी पाटिल ने, जो उत्तर कर्नाटक के हैं, उन्होंने भी बहुत ही चालाकी से एक स्टेटमेंट दिया कि अगर खड़गे साहब, सिद्धारमैया टॉप क्लास के लीडर हैं, उसके बाद मैं, डीके शिव कुमार, डॉक्टर जी परमेश्वर वगैरह आते हैं। तो उन्होंने भी अपने आप को एक तरह से मुख्यमंत्री के दौर में, दूसरे दौर के नेता में अपने को डीके शिव कुमार के साथ रख दिया जी। तो उनकी आपस में जो खींचतान है वो है। लेकिन आप फिलहाल अगर आप देखें तो चुनाव में बहुत कम समय रह गया है। एक एक दिन, एक एक बयान, एक एक घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन पार्टी किस दिन क्या रुख ले रही है, क्या लीड ले रही है। और आज के दिन में देखें तो कांग्रेस एज लेती हुई नजर आ रही है और बीजेपी इस समय काफी चुनौतियों में घिरी हुई नजर आ रही है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मुकेश त्यागी जी को भी मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब लिंगायत वोट करते थे 2023 से पहले, तो उन्हें पता होता था कि उनका वोट जाएगा तो बीएस येडियुरप्पा मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार साफ है, बीएस येडियुरप्पा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। दूसरे लिंगायत नेता बसवराज बोम्मई, भाजपा ने इस घोषणा नहीं की है कि बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री होंगे। तो लिंगायतों के सामने तस्वीर साफ नहीं है कि मुख्यमंत्री लिंगायत ही बनेंगे या कोई और बनेंगे। दूसरी बात, जो नए चेहरे की बात कह रहे हैं, 43-44 जो चेहरे गिना रहे हैं, ये 43-44 या 50-52 चेहरे हैं। 52 चेहरे उन इलाकों में है जहां पे कांग्रेस और जेडीएस का गढ़ है, वहां पे जहां पे कांग्रेस और जेडीएस जीतती है। जो आप खुद भाजपा का टिकट देखिए, सिर्फ 17 विधायकों के टिकट कटे हैं, जिसमें ईश्वरप्पा, येडियुरप्पा जैसे 3-4 नेताओं ने, अंगारा ने तो रिटायरमेंट ही घोषित कर दिया। 3-4 ऐसे हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जैसे एमपी कुमारस्वामी। जो मैक्सिमम जो विधायक हैं उनको तो वोट टिकट दिया गया है। तो फिर आप कैसे नए चेहरे को आप मौका दे रहे हैं और कहाँ दे रहे हैं, ये भी आप ख्याल रखिए। बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के संदर्भ में है। प्रारंभिक तौर पर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस बढ़त पर है। भारतीय जनता पार्टी में मची हुई भगदड़ चिंता का विषय है। अब भले ही मुकेश त्यागी जी यहां पर इंकार करें, पर भाजपा में भगदड़ अपने आप में चौंकाती है। इसलिए चौंकाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अमूमन ऐसा दृश्य दिखता नहीं है। कर्नाटक में दिख रहा है। कर्नाटक में दिख रहा है ये दृश्य आने वाले समय में परिणाम में भी दिखेगा, या भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व इस तात्कालिक घटना को रोक पाने में कामयाब रहेगा और अपना ताज एक बार फिर कायम रख पाएगा, जानने में दिलचस्पी रहेगी। पर इतना तय है कि कर्नाटक में जो कुछ भी चल रहा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि असल तस्वीर 13 मई को तभी सामने आएगी जब नतीजे आएंगे। यानी 10 मई के लिए दिलचस्पी है, 13 मई के लिए दिलचस्पी देश की बनी रहेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। भारतीय जनता पार्टी का जो दृश्य कर्नाटक में दिख रहा है वो हतप्रभ करने वाला है। पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी में बगावत या बागी तेवर दिखाई नहीं देते। कर्नाटक में दिख रहा है और ये चिंता का विषय इसलिए भी है कि दक्षिण भारत में एक ही तो राज्य है जहां पर भाजपा का प्रभुत्व है। अगर वहां पर भी दरारें आएंगी तो बाकी राज्यों के संदर्भ में भाजपा को लेकर राजनीतिक प्रेक्षक संभावनाएं कैसे देखेंगे। तो हमारा इसी को समर्पित आज का शेर ये कहता है कि फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था, कि फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था। अदीम हाशमी ने जो ये शेर लिखा ये जेपी नड्डा और अमित शाह को महसूस हुआ होगा। इसलिए महसूस हुआ होगा कि जगदीश शेट्टार उनसे मुलाकात करने के लिए दिल्ली गए थे। चौंके होंगे ना, जिस व्यक्ति को हमने 6 बार विधायक बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, वो शख्स हमारा नहीं रहा महज एक बार टिकट कटने के संदर्भ में। भारतीय जनता पार्टी जिन निष्ठाओं के लिए जानी जाती थी, उसके अगर इतने अनुभवी नेता एक टिकट कटने मात्र से अपना रास्ता बदलेंगे
तो भाजपा के संस्कार पर सवाल उठेंगे। भाजपा को इन संस्कारों के सवालों का उत्तर समय रहते खोजने चाहिए। इस उम्मीद के साथ अब मुझे दी इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा बढ़ाओ।